नमस्कार साथियों, जोगटा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अ वेरी कॉर्डियल एंड वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। तो आज मैं इकोनॉमिक सर्वे की एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का हिमाचल प्रदेश का, जिसको हम हॉलिस्टिकली पूरे एक एंटायर कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच से कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आई होप यू हैव वॉच्ड द अर्लियर वीडियोज़। आप पहले की वीडियोज़ देख रहे होंगे, राइट। तो अभी तक इकोनॉमिक सर्वे के हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो आप उसको देखने के लिए यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट इन द यूट्यूब चैनल ऑफ जोगटा अकेडमी, वहाँ पे आपको वो अवेलेबल है, राइट। तो आज ये फोर्थ वीडियो है, आई मीन फोर्थ चैप्टर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, राइट। तो थोड़ा सा हम बैंकिंग के बारे में भी समझेंगे, राइट। सो एज यू नो कि हमारी अप्रोच ये रहती है कि थोड़ा सा आपको एक्विंटेंस हो जाए, थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए रिगार्डिंग द some of the concepts, right, not in very much detail but थोड़ा सा passing reference concepts का, जो कि बहुत आवश्यक होता है समझने के लिए पूरी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे को। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जहाँ से वेटेज जो होती है प्रीलिम्स में भी मेंस में भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि टेंटेटिव शेड्यूल जो HPAS ने नोटिफाई किया है वो 30 जून है। सो आपको इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से करके जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी रेलिवेंट टू हैव द आइडिया अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे फैक्ट्स और राइट। तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स भी हम समझ रहे हैं। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम आगे शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 इज़ रिगार्डिंग दी बैंकिंग एंड दी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, राइट। तो जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने जो हिमाचल प्रदेश है उसकी पब्लिक फाइनेंस की स्थिति समझी थी, जहाँ पे हमने समझा था कि सरकार ने बीते वर्ष क्या क्या सरकार की कमाई हुई है, क्या क्या सरकार का खर्चा हुआ है। आज हम समझेंगे कि बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनको कहा जाता है, वो उसको लेके क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, राइट। क्रेडिट ग्रोथ कितनी हुई है स्टेट में, राइट। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट, द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन 3 बैंक्स, राइट। सो थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस लीड बैंक के बारे में। लीड बैंक स्कीम 1969 में भारत से चल रही है, राइट। लीड बैंक जो स्कीम है उसका रेलेवेंस क्या है वो हम समझेंगे। देखिए, एज यू नो हमारी बैंकिंग हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मोमेंट हुआ था, जहाँ पे 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एक्ट के तहत इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है जी। तो उसके बाद से बैंकिंग सेक्टर की तरफ और भी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश सरकार ने की। इसी सीरीज़ में 2 कमेटीज़ बनी थी, या आप सोच सकते हैं टास्क फोर्स। एक था आपका गाडगिल टास्क फोर्स एंड दूसरा आपका नरीमन कमेटी। इन 2 कमेटीज़ ने एक चीज़ रेकमेंड की थी जिसको हम कहते हैं लीड बैंक एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट होगी। मान लीजिए ये कोई गिवन डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे बहुत सारे बैंक होंगे, पब्लिक सेक्टर के बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक। अब तो आप देख रहे हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स भी आ गए हैं, पेमेंट बैंक्स भी आ गए हैं। तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक होगा जो कि लीड बैंक की जो रोल है उसको निभाएगा। लीड बैंक का रोल वो निभाएगा। वो समझ लीजिए एक तरीके से कन्वीनर होगा सारे बैंक्स का पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जो भी उस डिस्ट्रिक्ट में अन्य बैंक मौजूद है उनका वो लीडर एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये लीड बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में 3 बैंक्स को दी जाती है। अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज तो PNB लीड बैंक का काम करता है हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और उन्ना में। जहाँ पे यूको बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
काम करता है लीड बैंक का 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। नाम उनके हैं बिलासपुर, शिमला, सोलन एंड सिरमौर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, चंबा और लाहौल में लीड बैंक का काम करता है। तो आप ध्यान देंगे कि 3 लीड बैंक्स इंडिया में हिमाचल में आपको दिखेंगे। ओके, अगर हम बात करें कन्वीनर बैंक, राइट, तो गाडगिल कमेटी ने एक और चीज़ रेकमेंड की थी, गाडगिल टास्क फोर्स ने, वो था स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, राइट। जो जैसे आप देखते हैं नेशनल लेवल पे भी एक ऐसी एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगी, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, वैसे ही हम स्टेट लेवल पे भी जो बैंकर्स है, या जैसे आप देख रहे हैं जो भी मेजर बैंक्स आपको दिखेंगे, चाहे वो पब्लिक है, प्राइवेट है, फॉरेन है, राइट। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक्स है, लोकल एरिया बैंक्स है, जो भी अन्य बैंक आपको दिखेंगे स्टेट में, राइट। तो सारे बैंक्स की जो ऑफिस बेयरर्स रहेंगे, चेयरपर्सन्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, राइट, सो दे विल फॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। तो वो स्टेट लेवल बैंकर कमेटी का हिस्सा होते हैं। और उसका कन्वीनर बैंक, यानी कौन फैसिलिटेट करता है इस कमेटी को, वो है आपका यूको बैंक। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखेंगे कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का कन्वीनर बैंक कौन है, तो आंसर आपका होगा यूको बैंक। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो हेडिंग है उसमें हम देखने जा रहे हैं स्टेट में बैंक्स क्या क्या है, किस तरीके का कॉम्पोजिशन बैंक्स का आपको देखने को मिलता है, या किस तरीके का बैंकिंग सेक्टर आपको हिमाचल में देखने को मिलता है। तो स्टेट में आप देख पा रहे हैं टोटल जो बैंक्स हैं वो है 2292 बैंक ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी, राइट। देखिए यहाँ पे इजाफा हुआ है पिछली साल, अगर आप नज़र डालें तो 2234 बैंक्स हुआ करते थे हिमाचल में, जिसमें देयर इज़ दी इंक्रीज, सब्सटैंशियल इंक्रीज हुआ है एक साल में। अगर हम देखें नेक्स्ट हम कॉम्पोजिशन देखें, मोर देन 77% बैंक्स, यानी लगभग 1760 ब्रांचेज आर लोकेटेड इन रूरल रीजनल, 55 ब्रांचेज न्यू ओपनड फ्रॉम अक्टूबर 2022 टू सितंबर 2023। तो आप देखेंगे, देखिए क्या होता है, अगर हम ब्रांचेस की बात करें, ब्रांचेस की, बैंक ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस 3 एरियाज़ में डिवाइड होती है, राइट। देखिए बैंक कोई भी रहे, चाहे प्राइवेट रहे, चाहे पब्लिक रहे, या कोई अन्य बैंक रहे, तो बैंक को 3 तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। एक बैंक आपका होता है जो कि रूरल रीजन्स में देखने को मिलेगा, और रूरल रीजन्स वो है जहाँ पे जिसकी टोटल पॉपुलेशन, यानी वो लगभग जो बैंक है वो लगभग 10,000 जो लोग हैं उनको सर्व कर रहा है, यानी ऐसा एरिया जहाँ की पॉपुलेशन इज़ नियर अबाउट 10,000 या मैक्सिमम 10,000 है, वहाँ पे जो बैंक्स खुलते हैं, जो ब्रांचेस खुलती है, उनको बोलते हैं हम द ब्रांचेस विच आर सर्विंग इन द रूरल रीजन। वो रूरल रीजन की ब्रांचेस होती है। फिर आप देखेंगे दूसरे आपके रीजन्स होते हैं सेमी अर्बन, ठीक है जी, दूसरे आपके रीजन्स होते हैं सेमी अर्बन। अब सेमी अर्बन रीजन्स के बैंक ब्रांचेस वो होती है जहाँ पे पॉपुलेशन जिसको सर्व कर रहे हैं वो बैंक ब्रांचेस, वो आपकी 10,000 से 1 लाख तक रहती है, 10,000 से 1 लाख तक, राइट। तो ये होते हैं सेमी अर्बन बैंक, जिसकी संख्या आप देख पा रहे हैं 429 बैंक्स है। फिर 103 शिमला में, इन शिमला क्योंकि अर्बन सेंटर शिमला में भी क्लासिफाई जिसको किया जाता है, यानी तीसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा अर्बन सेंटर्स, यानी ऐसे बैंक ब्रांचेस जो कि इस्टेब्लिश्ड है, बनी है या खुली है कहाँ पे, जहाँ की पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 लाख, ठीक है जी। सो ऐसी ब्रांचेस बैंक की, चाहे वो कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी बैंक हो, ऐसी ब्रांचेस जो ऐसी जगह पे ओपन हुई है जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 10,000 तक है, ऐसी ब्रांच उनको कहा जाता है रूरल रीजन की ब्रांचेस। ऐसी बैंक ब्रांचेस जो कि ऐसे एरिया में है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख है, उसको कहा जाता है सेमी अर्बन बैंक ब्रांच। और ऐसी पॉपुलेशन, ऐसे बैंक ब्रांचेस जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 लाख, राइट। सो डू रिमेंबर दिस। तो अभी शिमला ही एक ऐसा सेंटर है जिसको अर्बन सेंटर एज एन अर्बन सेंटर आइडेंटिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू दी RBI's क्लासिफिकेशन। चलिए जी, अब देखते हैं सितंबर 2023 तक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनकी 1,170 ब्रांचेस हिमाचल में थी, जिसमें से 51% जो थी वो स्टेट बैंकिंग सेक्टर, राइट, ऑफ द स्टेट बैंकिंग सेक्टर ब्रांच नेटवर्क, राइट। अब देखेंगे आप, अब जैसे मान लीजिए ये पूरा एंटायर बैंकिंग सेक्टर हिमाचल का है, तो हिमाचल में
ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ये कह रही है कि लगभग 51% बैंक ब्रांचेस जो टोटल है, ठीक है जी, मान लीजिए अगर हिमाचल में 100 बैंक है तो 100 में से 51 बैंक्स जो है वो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर यानी टोटल बैंक्स में से 51% बैंक्स आपके पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर मीन्स, देखिए पब्लिक सेक्टर वह बैंक होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का हिस्सा लगभग 51% होता है, राइट। ऐसी ब्रांच, ऐसे बैंक्स, ऐसे कमर्शियल बैंक्स जिनका जो गवर्नमेंट का शेयर होता है वो एटलीस्ट 51% का होता है, राइट। सो जस्ट अ पासिंग रेफरेंस ऑफ हाउ दीज बैंक्स एक्चुअली लुक्स लाइक इज बैंक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू योर कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है जी। तो कमर्शियल बैंक्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स में और आपके नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में। शेड्यूल्ड बैंक्स को क्लासिफाई किया जाता है पब्लिक बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में, फॉरेन बैंक्स में और लास्ट में डिफरेंशियल बैंक्स में, ठीक है जी। तो पब्लिक बैंक्स वह, याद रखिएगा, पब्लिक बैंक्स शेड्यूल बैंक भी होते हैं और शेड्यूल बैंक ही आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो शेड्यूल बैंक्स वह बैंक्स होते हैं जो शेड्यूल 2 आरबीआई एक्ट जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट 1934 का, उसमें उनका रेफरेंस होता है, राइट, उसमें उनको ऐड किया जाता है, वो शेड्यूल बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक शेड्यूल बैंक्स वो होते हैं, या पब्लिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इसको कंप्लीटली हम कहेंगे, जिसमें सरकार की ओनरशिप लगभग 51% रहती है, एटलीस्ट 51%। तो वो उसकी टोटल ब्रांचेस आपको दिखेगी 1170 ब्रांचेस। चलिए जी आगे चलते हैं। पीएनबी की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है। अब देखेंगे जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो मेजरली इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ देयर, पीएनबी इज़ देयर, कैनरा बैंक इज़ देयर, बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ देयर, राइट। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनको वर्नेक्युलरली कई बार रेफर करते हैं एज सरकारी बैंक। तो सरकारी बैंक ये होते हैं जी पब्लिक सेक्टर बैंक। तो उसमें से सरकारी बैंकों में से टोटल 1170 ब्रांचेस में से पीएनबी की 350 ब्रांचेस आपको है। सेकंड पे आपको दिखेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच। उसके बाद आप देखेंगे यूको बैंक की भी काफ़ी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी जिसकी संख्या है 181, राइट। तो ठीक है जी। तो ये 3 मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं हिमाचल में। फिर आईसीआईसीआई बैंक की 55 ब्रांचेस हैं, एचडीएफसी की 103 है और 2 यानी जो अब प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो है, आप याद रखेंगे, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर एटलीस्ट 51%। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक वो शेड्यूल्ड बैंक है, वो कमर्शियल बैंक्स है जिसमें प्राइवेट एंटिटीज के पास 51% यानी 51% शेयर होता है, राइट। द बैंक्स विच आर हैविंग द शेयर ऑफ गवर्नमेंट एटलीस्ट टू द ट्यून ऑफ 51% वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, और जिसमें प्राइवेट एंटिटीज या प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट फर्म, ऐसे बैंक्स जिनकी शेयर होल्डिंग 51% प्राइवेट हैंड्स में है, उनको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी एचडीएफसी बैंक की, ठीक है, फॉलोड बाय योर आईसीआईसीआई बैंक, राइट। चलिए हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से, अगर आप देख पा रहे हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से जो आपका एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच है वो है 3073, राइट। तो यानी एक ब्रांच में लगभग एवरेज जो लोगों को सर्व किया जा रहा है वो है 3073, ठीक है जी। और अगर हम देखें नेशनल एवरेज से वो काफ़ी सही है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नेशनल एवरेज में एक ब्रांच पे 11,000 लोग को सर्व किया जा रहा है, वेयर एज इन हिमाचल इट इज़ ओनली 3073, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैंक्स हैव डिप्लॉयड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स known as bank mitras in sub service areas to provide banking services to the far flung areas where brick and mortar branches are not financially viable, right। तो बैंकिंग जो सुविधाएं हैं, बैंकिंग जो सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए
जो गवर्नमेंट है वो बैंक मित्रास का यूज़ करती है, यानी जो जहाँ पे फिज़िकली बैंक की ब्रांचेस नहीं खुल सकती, जहाँ की टोपोग्राफी फिजियोग्राफिक जो लोकेशन है वो बहुत चैलेंजिंग है, राइट। क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग है, वेदर बहुत हार्श रहता है, राइट। जैसे आप देखेंगे द एरियाज ऑफ लाहौल एंड स्पीति, एरियाज ऑफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ द किन्नौर एंड सम ऑफ द एरियाज इन द पांगी रीजन ऑफ द चंबा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो फिजिकल ब्रांचेस हैं उनको खोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनको ऑपरेट करना। तो वहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स जाते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं, बैंकिंग सर्विसेज को पहुँचाया जाता है, बैंक मित्रास जिनको कहा जाता है, ठीक है जी। सो आप देखेंगे ये एक गुड गवर्नेंस का भी एक पार्ट रहता है, गुड गवर्नेंस, राइट। द वे द गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग द बैंकिंग सर्विसेज टू द फार फ्लंग एरियाज इज डेफिनेटली द एग्जाम्पल ऑफ द गुड गवर्नेंस, ठीक है जी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट प्रेजेंट अभी तक आप देख रहे हैं 12,000। देखिए अब द पॉइंट इज पॉसिबिलिटी होती है और कई बार कमीशन में ऐसे क्वेश्चंस या एचएएस में पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चन एलाइड में भी, एनटी में भी, यानी अन्य एग्ज़ाम में भी, सभी एग्ज़ाम में भी कई बार ऐसे देखा गया है बिल्कुल ही टिपिकल और फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी पूछा जाता है, जिसका जो डेटा पिक किया जाता है वो पिक किया जाता है आपके डायरेक्टली फ्रॉम द दिस इकोनॉमिक सर्वे, राइट। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, यू नेवर नो क्या पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि अभी तक 12,273 जो बैंक मित्रास है यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एजेंट्स है वो काम कर रहे हैं, राइट, हिमाचल में। ओके, राइट। तो अब ये आप देखेंगे रीजनल, फुल फ्लेज रीजनल, जोनल ऑफिसेज, सर्कल ऑफिसेज भी बनाए गए हैं डिफरेंट एरियाज़ में, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एक रीजनल ऑफिस हेडेड देखेंगे आप, दैट इज़ हेडेड बाय द रीजनल डायरेक्टर, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एक रीजनल ऑफिस आपको देखने को मिलता है जो शिमला में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD has its regional office headed by Chief General at Shimla, ठीक। तो याद रखना है RBI जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और नाबार्ड जो कि एक, नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि एक तरीके का ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन AIFI। ऐसे भारत में 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, जो कि लगेंगे आपको बैंक्स की तरह, बट वो आपसे डिपॉजिट नहीं ले सकते और ना ही आपको डायरेक्ट क्रेडिट देते हैं, ठीक है। जैसे इस लिस्ट में आप देख पा रहे हो, नाबार्ड यहाँ पे है, नेशनल हाउसिंग बैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सिडबी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है जी, एग्जिम बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और एक नया जो आप अभी रिसेंटली 2022 में एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुला था, वो है आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाबार्ड के बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आगे भी थोड़ा सा देखेंगे, राइट। ओके जी, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा, राइट। 4 पेमेंट बैंक्स, ये है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, 4 पेमेंट बैंक्स ऑपरेटिंग इन द स्टेट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशन, ये फिनो, राइट, जो एयरटेल पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक्स, ठीक है जी। तो अभी मैंने आपको बताया था, राइट, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में आपके जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स वो 2 तरीके के होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन और आपके डिफरेंशियल, ये आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रहते हैं। अब यहाँ पे हमने प्राइवेट देख लिया, पब्लिक देख लिया, फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो बाहर बनते हैं, यानी किसी और देश में, किसी अन्य देश में इनकॉर्पोरेट होते हैं, एंड नाउ दे आर हैविंग द ब्रांचेस इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया, दैट दोज आर द फॉरेन बैंक्स। वी हैव द एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, HSBC बैंक। अच्छा, अब हम देख रहे हैं, जस्ट आई वुड लाइक टू पुट सम लाइट ऑन दिस डिफरेंशियल बैंक। देखिए, डिफरेंशियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो टारगेट कस्टमर्स और
टारगेट एरियाज़ को सर्व करने के लिए ओपन किए जाते हैं। देखेंगे ये जो 3 बैंक्स आप देख रहे हैं ना, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स, इनकी जो ब्रांचेस होती है वो कहीं भी हो सकती है सर, राइट। वैसे दे आर रिक्वायर्ड टू हैव 25% ऑफ देयर ब्रांचेस इन द रूरल एरियाज। बाकी जो 75% ब्रांचेस है वो पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक कहीं भी खोल सकता है। पर डिफरेंशियल बैंक्स के लिए ऐसा नहीं होता है। डिफरेंशियल बैंक्स के लिए होता है कि वो एक टारगेट कस्टमर को टारगेट करे, उनको सर्व करे। डिफरेंशियल बैंक जो बैंक का कॉन्सेप्ट है वो आया ही इसीलिए था ताकि जो ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग सर्विसेज से बहुत दूर है उन तक बैंकिंग पहुंच सके। तो याद रखेंगे डिफरेंशियल बैंक का कॉन्सेप्ट दिया था नचिकेत मोर कमेटी ने 2013 में। नचिकेत मोर कमेटी 2013 में इसका रेफरेंस दिया गया था, मतलब रिकमेंडेशन दी थी। तो अब यह देखना हमें क्या है, डिफरेंशियल बैंक्स में मेजरली हम जो यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 तरीके के डिफरेंशियल बैंक्स। एक आपके होते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, और दूसरे आपके होते हैं डिफरेंशियल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स। ठीक है जी, पेमेंट बैंक्स। तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स वह डिफरेंशियल बैंक्स होते हैं जो कि जिसके लिए पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी रहती है 200 करोड़, और जो टारगेट कस्टमर इनकी होती है वो होते हैं अनसर्व्ड पीपल, राइट, फार्मर्स, राइट, और दी वीकर सेक्शन, उनको सर्व करना इसका काम रहता है, इसका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। आप देख रहे हैं बहुत सारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हमारे आसपास खुल गए हैं, जिसमें जैसे आप देख रहे हैं फिनकेयर, एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ये सारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं, राइट। तो ये डिफरेंशियल बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक और डिफरेंशियल बैंक की कैटेगरी हम यहाँ पे देख रहे हैं पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स होते हैं जिसमें पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है 100 करोड़। पेड अप कैपिटल वह कैपिटल होती है जो कि जनरेट करते हैं बैंक्स अपने शेयर्स इशू करके शेयर मार्केट में, राइट। तो पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, कई बार चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछने के कि जो पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के लिए वो आपका 200 CR है, 200 करोड़ है, और पेमेंट बैंक्स के लिए इट इज़ 100 करोड़। और दूसरा, पेमेंट जो बैंक्स होते हैं वो आपसे डिपॉजिट नहीं ले सकते, नो डिपॉजिट्स कैन बी टेकन, सॉरी डिपॉजिट्स ले सकते हैं बट दे कैन नॉट गिव यू दी क्रेडिट यानी डेबिट कार्ड दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या लोन्स आपको ये नहीं दे सकते हैं जी, ठीक है। और दूसरा, ये आपसे सेविंग डिपॉजिट्स ले सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट, या हम इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, राइट। तो ये आपसे जैसे जिनको हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट कर पाते पेमेंट बैंक्स। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि आप यहाँ पे ये फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, FD RD, ये सुविधा आपको नहीं मिल पाती यहाँ पे, ठीक है जी। तो याद रखेंगे पेमेंट बैंक्स वह बैंक्स होते हैं, राइट। तो पेमेंट बैंक्स वह बैंक्स होते हैं जिनकी पेड अप कैपिटल 100 CR रहती है और नो लोन्स और क्रेडिट कैन बी गिवन बाय देम एंड दे कैन ओनली एक्सेप्ट दी डिमांड डिपॉजिट्स, यानी आपसे सेविंग्स अकाउंट आप खोल सकते हैं पेमेंट बैंक्स में। एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेटीएम पेमेंट बैंक है, फिनो है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है जो कि इंडियन पोस्ट का है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पेमेंट बैंक्स के जो कि हिमाचल में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बाय PNB हैज़ अ ब्रांच नेटवर्क ऑफ 274 लोकेशंस, ठीक है जी। ओके, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, राइट। जैसे कि द केस इज, अब हम क्या देखते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स भी एग्जाम्पल है डिफरेंशियल बैंक्स का, ये भी डिफरेंशियल बैंक्स का एग्जाम्पल है। रीजनल रूरल बैंक्स वह बैंक होते हैं जो कि रीजनल रूरल बैंक एक्ट में इस्टेब्लिश होते हैं, राइट। और ये भी रीजनल एरियाज में सर्व करते हैं, ठीक है जी। सो वी हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स। वैसे ही हिमाचल का भी अपना एक रीजनल रूरल बैंक है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, राइट। तो आई एम श्योर आपने ये सुना होगा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। अब सवाल ये होता है जो रीजनल बैंक्स होते हैं उसमें ओनरशिप किसकी होती है, राइट। तो हम देख पा रहे हैं जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं वेयर द ओनरशिप इज विद द गवर्नमेंट, प्राइवेट में प्राइवेट एंटिटीज, फॉरेन में फॉरेन एंटिटीज,
राइट। पेमेंट बैंक में प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। वैसे ही सवाल ये है रीजनल रूरल बैंक्स की जो ओनरशिप होती है वो किसके हैंड्स में होती है। तो रीजनल रूरल बैंक्स को अगर हम ध्यान से देखें, रीजनल रूरल बैंक की जो ओनरशिप होती है वो इस तरीके से होती है कि यहाँ पे ये जो 50% ओनरशिप होती है, 50% ओनरशिप ये आपकी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 15% शेयर रहते हैं आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और 35% शेयर आपके रहते हैं एक स्पॉन्सर बैंक के पास, स्पॉन्सर बैंक के पास। तो ये याद रखिएगा, ये शेयर पोर्शन है किसका, रीजनल रूरल बैंक्स का, ठीक है जी। तो स्पॉन्सर बैंक होता है जो बैकएंड में क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है आपके रीजनल रूरल बैंक्स को जब भी क्रेडिट की कमी होती है। तो पीएनबी जो हिमाचल का ग्रामीण बैंक है उसका जो स्पॉन्सर बैंक है, याद रखेंगे वो पीएनबी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। चलिए अब देखते हैं, देयर आर 568 कोऑपरेटिव सेक्टर ब्रांचेस, राइट। तो जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके भी बहुत सारी ब्रांचेस है। अब आप देखेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो बैंक या कोऑपरेटिव सेक्टर के जो बैंक्स होते हैं वो ऐसे बैंक्स होते हैं जो नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करते हैं, अनलाइक दी कमर्शियल बैंक्स। मैंने आपको बताया था कि बैंक्स में कमर्शियल बैंक होते हैं जो कि काम करते हैं प्रॉफिट मॉडल पे, और ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो काम करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल पे। तो उसकी क्या स्थिति है हिमाचल में? स्टेट में जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर का बैंक है जिसकी 241 ब्रांचेस है। फिर एक और बैंक है कोऑपरेटिव बैंक जिसका नाम है कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिसकी 217 ब्रांचेस है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसकी 26 ब्रांचेस है, और जो अन्य कोऑपरेटिव बैंक है उसमें 84 ब्रांचेस आपकी रहेगी, राइट। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द बैंक्स। तो ये बैंक्स की कॉम्पोजिशन है हिमाचल में। नेक्स्ट हम देखते हैं अब सबसे ज़्यादा बैंक, अब ये बिल्कुल ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आप बिल्कुल याद करके जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस है जो कि 425 है। लाहौल स्पीति में लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस है जो कि 26 ब्रांचेस है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन ऑल प्रायोरिटी एंड अदर एरियाज, राइट। तो हम देखेंगे ये भी बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द बैंकिंग सेक्टर। 2023 सितंबर तक स्टेट हैव अचीव्ड 5 out of 7 national parameters fixed by RBI for lending to priority sectors which include agriculture sector, small and marginal sector, micro enterprises, weaker section and women. पहले इसको पूरा कर लेते हैं फिर थोड़ा सा समझते हैं। बैंक्स हैव एक्सटेंडेड 60.18% ऑफ देयर टोटल लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर लोन्स दिए गए हैं वो है आपके 17.48%, राइट, एज ऑफ सितंबर 2023 कंपेयर टू आरबीआईज नेशनल थ्रेशोल्ड कितना 18% का। एडवांस टू वीकर सेक्शन अकाउंट फॉर 18.79% ऑफ टोटल लेंडिंग कंपेयर टू नेशनल टारगेट्स ऑफ 11%। और विमेन को जो लोन दिए गए हैं वो है 12.13% ऑफ टोटल लेंडिंग कंपेयर टू नेशनल टारगेट ऑफ 5%, ठीक है जी, ओके। देखेंगे एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, right, one thing you just need to take care of. The point is whenever we see this priority sector lending, ये priority sector lending का जो concept है ये लेट 1960s में हिमाचल में के साथ हिमाचल में तो 71 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले ये पूरे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में एक रिफॉर्म के तौर पे इसको देखा जाता है, राइट। इट इज़ परसीव्ड एज अ रिफॉर्म इन दी बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो हमें इसे समझना है कि ये क्या है, राइट। तो देखेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बाय द नेम ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है जी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, राइट। तो पीएसएल क्या है? पीएसएल देखिए द प्रॉब्लम विद द बैंक्स वाज, देखिए प्रॉब्लम क्या थी कि बैंक्स जो काम कर रहे थे 65 से पहले या प्रिसाइजली 1960s में वो काम कर रहे थे और वो अंडर परफॉर्म बेसिकली कर रहे थे। मतलब हमें जो देखने को मिला बैंकिंग सेक्टर में वो था नेक्सस, एक लिंक किसके बीच? जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं
और बैंक्स है। तो बैंक्स सर जो प्रेफर कर रहे थे वो प्रेफर कर रहे थे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट्स को। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देंगे तो चांसेस कम रहते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, राइट। अब तो कंटेम्प्रेरी टाइम में तो ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, राइट। बट उस समय पे ये माना जाता था कि जो जैसे फार्मर्स है, वीकर सेक्शन है, माइनॉरिटीज़ है, विमेन है, उनको लोन देना वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी एज द प्रॉफिटेबल थिंग फॉर द बैंक्स। तो इसीलिए बैंक्स हमेशा जो लोन दिया करते थे वो इंडस्ट्रीज़ को या इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया करते थे। तो हमने 1960s में एक कॉन्सेप्ट को शुरू किया जिसका नाम था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, ठीक है जी। प्रायोरिटी सेक्टर में आने वाले सेक्टर्स के नाम थे एग्रीकल्चर, एमएसएमई में क्या आ गया आपके, जैसे वीकर सेक्शन, ठीक है जी, या स्मॉल इंडस्ट्रीज, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे अनसर्व्ड पीपल लाइक जैसे विमेन, राइट। विमेन, ये वीकर सेक्शन वाला यहाँ पे आएगा। विमेन, माइनॉरिटीज़ आर देयर, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, चाहे लिंगुअल माइनॉरिटीज़ है, राइट। पीपल बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी, राइट। तो इन सब सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर आइडेंटिफाई किया गया और सभी बैंक ब्रांचेस को कहा गया कि आपको अभी जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स है, राइट, तो वो ये कहते हैं कि सभी बैंक्स को 40% ऑफ देयर टोटल लेंडिंग, यानी जितने भी लोन्स बैंक्स दे रहे हैं उसमें से 40% जो लोन्स आपको देने होंगे वो देने होंगे इन सेक्टर्स में जिनको कहा गया है प्रायोरिटी सेक्टर, है ना, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, MSME सेक्टर है, राइट, और आपका अनसर्व्ड जो ये लोग हैं वो, ठीक है जी। तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है। जो अनसर्व्ड, जैसे अनसर्व्ड में वीकर सेक्शन, मिनॉरिटीज़, SC ST, राइट। सो दिस इज द माइनॉरिटी सेक्टर। तो बस उसी रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रही है, राइट, रिगार्डिंग दैट। ओके, द इन्फॉर्मेशन इज कि जो 7 पैरामीटर्स नेशनली इस्टेब्लिश किए गए उसमें से 5 पैरामीटर्स में हिमाचल में लैंडिंग हो पाई है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए ये आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखेंगे आप, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको टोटल लोन दिए गए हैं 60.18, जो कि डेफिनेटली ज़्यादा है। आप पे जो बाइंडिंग है वो है 40% की, पर हिमाचल में 60.18% जो लोन्स गए हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर को गए हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर लोन 17.48 गया है, राइट। वीकर सेक्शन को जो गया है वो है 18.79, विमेन को जो टिपिकली गया है वो है 12.13%, जो कि नेशनल एवरेज जो 5% है उससे काफ़ी अच्छा है, राइट। फिर हम देख रहे हैं कि बैंक्स इन स्टेट हैव अ क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है 44.03% की टिल सितंबर 2023, राइट। तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। The very basic formula to calculate this credit deposit ratio is CDR is equal to total advances divided by total deposits into 1000, right। तो इस तरीके से ये CDR निकाला जाता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। तो दिस इज अ पिक ऑफ अ कॉन्सेप्ट, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस। CDR निकालने का फ़ायदा क्या है? CDR का लो और हाई होना ये इंडिकेट करता है कि कितने अच्छे से बैंक्स अपने जो एसेट्स हैं उनको काम कर पा रहा है उन पे। जैसे हम देखेंगे, मान लीजिए कोई बैंक ब्रांच थी जिसमें जो उन्होंने लोन दिए वो लोन उन्होंने दिए 10,000 के मान लीजिए, और उनके पास जो डिपॉजिट आया वो आया 5,000 का इंटू 100। हम इस तरीके से निकालेंगे इसको, आप इधर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइट, तो ये आपके आ गया 5 2 10। अब यहाँ पे ये जो CDR आया है ये आया है आपका लगभग 200%। तो जितना ज़्यादा CDR होगा उतना ज़्यादा जो बैंक है वो पॉसिबल हुआ है उसके लिए टू गिव दी क्रेडिट, राइट, ठीक है जी। और जितना लो CDR होगा, सो दैट लो CDR एक्चुअली इंडिकेट्स कि बैंक्स आर नॉट मेकिंग फुल यूज़ ऑफ देयर रिसोर्सेज। तो अपने जो रिसोर्सेज है उनका फुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, बहुत ज़्यादा हाई भी आपका नहीं होना चाहिए CDR, ठीक है। ओके, दिस इज CDR। तो CDR हमारा कितना है 44.03%, जो कि एक एक्सेप्टेबल
पॉइंट है, यानी एक एक्सेप्टेबल लिमिट है CDR की। ओके राइट, तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस हमारे कितने गए हैं, ये पिछले साल से हमें राइज देखने को मिला था, यानी टोटल जो प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोनिंग हुई थी वो हुई थी 60.18%। एग्रीकल्चर एडवांसेस में 17.48%। अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को परसेंटेज जो गया है वो है 12.62, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस को 16, वीकर सेक्शन को 18.79, राइट। CD रेशो जो हमारी है 14.03 रही है, जो कि पिछले साल से डेफिनेटली हायर टाइम पे है ना। तो ये थोराट जो कमेटी थी, उषा थोराट कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन पे ये कैलकुलेट हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में कितने कितने परसेंटेज जो है वो लेंडिंग हुई है। चलिए अब हम कुछ बहुत ही सुपर इम्पॉर्टेंट जो स्कीम्स है उनको देखेंगे, है ना, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स को, जैसे आई विल हैव अ क्विक ग्लांस ऑन दिस। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, जन धन योजना जो कि एक इंश्योरेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्कीम है, अ स्कीम फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसा सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जहाँ पे जो व्यक्ति अनसर्व्ड है उसको सर्व्ड बनाया जाता है, अनसर्व्ड को सर्व्ड बनाया जाता है। देखिए हमारे देश में जो आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस बहुत कम लोगों को है, ठीक। फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होता है। जैसे आप देखेंगे एक व्यक्ति जिसके पास एक बेसिक अकाउंट नहीं है, एक व्यक्ति आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति उसके पास बेसिक अकाउंट नहीं है, यानी उसका ना ही बैंक में कोई खाता है, ना ही पोस्ट ऑफिस में कोई खाता है, और ना ही किसी अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसका खाता है। सो द थिंग्स ही विल बी डिप्राइव्ड ऑफ, यानी जिन चीज़ों से वो वंचित रहेगा वो है आपके, उसको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, लोन नहीं मिल पाएंगे, वो सेविंग नहीं कर पाएगा, उसको गवर्नमेंट की स्कीम्स का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं मिल पाएगा, उसको ATM कार्ड्स नहीं मिल पाएंगे, वो एक पैसे को एक जगह से दूसरी जगह में नहीं सेंड या ट्रांसफ़र कर पाएगा, यानी ही विल बी डिनाइड ऑफ दीज फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फाइनेंशियल सुविधाएं उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस व्यक्ति का एक अकाउंट खोल देंगे, ट्रांजैक्शन अकाउंट, राइट, कहीं पे भी, या बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, कहीं पे भी। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर इस व्यक्ति का खाता खुल जाए कहीं भी तो अब इसको ये सारी सुविधाएं मिल पाएगी, लोन, सेविंग्स, पेंशन, इंश्योरेंस, DBT, राइट, सब कुछ उसको मिल जाएगा और हेंस वो हो जाएगा सर्व्ड, ठीक है जी। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज सभी तक पहुंचाना होता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो वैसे ही प्रधानमंत्री जन धन योजना, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, राइट, तो ये जो स्कीम है इसके थ्रू जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी मच रेलिवेंट स्कीम, राइट। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हो, राइट। तो अब बेसिक अकाउंट जो खोले जाते हैं, देखिए जहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे बेसिक सेविंग अकाउंट जो खोला जाता है, राइट। तो अब आपको पता है इसकी वेरी फेमस डेट इज़ देयर, 28 अगस्त 2014 वो दिन था जब जनधन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया पे। तो सितंबर 2023 तक अगर हम देखें स्थिति जनधन योजना की हिमाचल में, तो 18.30 लाख अकाउंट्स आर देयर अंडर इनिशिएटिव और 16.38 लाख ऑफ दीज अकाउंट्स आर इन रूरल रीजन, राइट। तो बेसिक पर्पस आप जैसे देख पा रहे हो फाइनेंशियल इंक्लूजन का या जनधन योजना का यही है कि ये जो रूरल एरियाज है उनको सर्व किया जा सके, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन है। फिर आप देखेंगे बैंक्स हैव टेकन द इनिशिएटिव टू लिंक बैंक अकाउंट्स विद आधार एंड मोबाइल नंबर। 80% ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स हैव बीन लिंक्ड एज ऑफ सितंबर 2023। तो 80% जो लिंक है आप देखेंगे। एक जो रेवोल्यूशन आया है जनधन योजना में वो ये है जिसका नाम है जैम। जैम मीन्स जनधन आधार और मोबाइल का लिंकेज हो रहा है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं जो टोटल अकाउंट्स ऑपरेटिव है हिमाचल में जनधन योजना के तहत, उसमें से 80% ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका लिंकेज हो गया है, यानी वो अकाउंट्स लिंक हो गए हैं आधार से और मोबाइल से, जिसको कहा जाता है जैम, जनधन आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी। डन।
तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस। देन इज यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अंडर दी प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम। अब कुछ ऐसे आप स्कीम्स देखेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो कि वल्नरेबल सेक्शंस के लिए बनाई जाती है, जिसमें कुछ इंश्योरेंस स्कीम आप देखने को मिलेगी, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो अभी हमें यहाँ से जो देखना है, राइट, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक 1 ईयर एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी कवर है, राइट, जो 2 लाख तक का आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसका जो प्रीमियम होता है वो ₹20 पर एनम रहता है। तो इसमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें पिक करनी है वो है कि बैंक्स में 23.96 लाख ऐसे लोग हैं जो कि अवेल कर चुके हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को, जो कि बहुत ज़्यादा हाई नंबर है। ये इन्फॉर्मेशन सितंबर 2023 तक की है। फिर एक और महत्वपूर्ण एक इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राइट, जिसमें 1 साल का लाइफ कवर भी दिया जाता है। इसका आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन 2 लाख तक का और एनम पर एनम ये रहता है, ठीक है जी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसके सब्सक्राइबर्स अगर हम देखें तो इसके सब्सक्राइबर्स भी लगभग 15 लाख के आसपास ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं हु हैव टेकन दी और अवेल दिस पर्टिकुलर स्कीम। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट स्कीम हम देखते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, जिसमें अटल पेंशन योजना, जिसमें देखिए अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है, राइट, जिसमें आपको अपनी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 की पेंशन मिलती है, जो कि शुरू होती है 60 ईयर्स की, राइट, और जिसमें आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, खासकर अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बिलोंग करते हो। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वह सेक्टर होता है जहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं होते, आप काम कितने टाइम तक करेंगे, फिक्स नंबर ऑफ वेजेस जहाँ पे नहीं होती, वो सारे हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के जो लोग हैं उनको ये पेंशन स्कीम का फ़ायदा पहुंचाया जाता है, ठीक है जी। ओके, राइट, तो अगर हम दूसरी योजना देखें, या हम स्कीम्स को अगर नज़र डालें तो ये आप यहाँ से देखेंगे कि बैंक्स है प्रायोरिटाइज एन एक्टिव अवेयरनेस एफर्ट फॉर द प्रोग्राम वाई कैम्प्स प्रेस, यानी लोगों तक अटल पेंशन योजना को पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है, प्रिंट मीडिया का उपयोग कर रही है, डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अब हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से पिक करनी है कि अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स कितने हैं, दैट मीन्स द पीपल हु हैव अवेल्ड दिस योजना वो कितने हैं। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं 4,41 लाख सब्सक्राइबर्स लगभग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम देखें मुद्रा योजना का, राइट, तो विल फिनिश दिस। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब आपको पता है, राइट, मुद्रा योजना हिमाचल में ही नहीं पूरे इंडिया में लागू हुई थी 2015 में, जहाँ पे 10 लाख के लोन्स दिए जाते हैं, राइट, ठीक है जी, 10 लाख तक के लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं, जैसे एक लोन होता है आपका शिशु लोन, एक होता है आपका किशोर लोन और एक आपका होता है तरुण लोन, ठीक है जी। तो ये ट्यून रहता है मुद्रा योजना का, ठीक है जी। और अगर हम देखें मुद्रा योजना में जो अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हिमाचल के पर्सपेक्टिव से 23-24 की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं रिलीज़ हुई है। अभी 2022-23 की इन्फॉर्मेशन से अगर हम देखें तो लगभग 3,080 करोड़ जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अभी तक, यानी 2015 से आपके फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक मुद्रा के थ्रू हिमाचल में, राइट, ठीक है जी। तो मुद्रा योजना का ये स्थिति है। फिर हम देख रहे हैं दूसरा स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो कि अगेन 2014 में आई थी हिमाचल में और पूरे इंडिया में। तो स्टैंड अप स्कीम में आप देखेंगे जो SCs है, STs है और विमेन है उनको आप देखेंगे कि ये लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो याद रखेंगे मुद्रा में जो मैक्सिमम लोन है वो 10 लाख तक रहता है और जो स्टैंड अप इंडिया में लोन है वो आपका 10 लाख से 1 करोड़ तक रहता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल नोट डाउन करिएगा। और यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया में क्या होता है कि जो एक बैंक ब्रांच है उसमें उसको एक ST और एक ST को और एक विमेन को पर ब्रांच पे आपको जो है लोन देना होता है स्टैंड अप इंडिया, ठीक, स्टैंड अप इंडिया के तहत, ताकि वो एक एंटरप्रेन्योरल जो एक पुश की ज़रूरत होती है वो इनकलकेट हो सके, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ही हैंडी स्कीम मानी जाती है फॉर द फंडिंग ऑफ दीज स्मॉल एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़,
राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें बिजनेस वॉल्यूम ऑफ बैंक्स, तो बैंक डिपॉजिट में जो इजाफा हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पिक करनी होगी। तो बैंक डिपॉजिट्स में जो इजाफा हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर से वो है 11.74%। ज़्यादा डिपॉजिट्स लैंड हुए हैं हमारे हिमाचल के बैंक्स में। और एग्रीगेट एडवांसेस का मतलब यहाँ पे हुआ जो लोन्स दिए गए हैं वो है 25.72%, जिसमें भी इजाफा हुआ है। तो जो ओवरऑल बैंकिंग है वो इंक्रीज़ हुई है, यानी बैंक इज़ एबल टू अप्रोच टू पीपल विद द ट्यून ऑफ मोर, जो कितना है 15.55%। पब्लिक सेक्टर बैंक में का जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल बैंक में ब्रांचेज में से 51% ब्रांचेज आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, जिनका बिगेस्ट मार्केट शेयर है 63% ओवरऑल बैंकिंग में। फिर रीजनल रूरल बैंक्स जो है उनका मार्केट शेयर 5% है। प्राइवेट बैंक्स का जो मार्केट शेयर है वो आपका 12% है। कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स है जिसमें हमने देखा था हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, कांगड़ा सेंट्रल बैंक, जोगिंद्रा सेंट्रल बैंक, उसका शेयर आपका 18% है। तो इसकी भी आप कृपया ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर आप याद रखेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक फर्स्ट पे आएगा, फिर आपके कोऑपरेटिव बैंक्स सेकंड पे आएंगे 18%, फिर आपके प्राइवेट बैंक आपके आएंगे जहाँ पे जो ओवरऑल शेयर है, जो मार्केट शेयर है बैंकिंग सेक्टर में वो 12% रहेगा प्राइवेट में, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे फिर रीजनल रूरल बैंक्स हैं 5%, और फिर जो दूसरे बैंक्स हैं आपके जैसे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, पेमेंट बैंक्स, उसका आपका रहेगा 2%, राइट। तो चलिए चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम देखें एनुअल क्रेडिट पॉइंट, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट आई विल टेक अप इन दिस वीडियो। ये बैंक्स हैव प्रिपेयर्ड एन एनुअल क्रेडिट प्लान फॉर 2023-24 फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ फ्रेश लोन्स बेस्ड ऑन द पोटेंशियल वर्कड आउट फॉर वेरियस प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़ बाय नाबार्ड। The financial target under the annual credit plan have been increased 11.63%, जो कि फिक्स किया गया है 37,713 का 13 करोड़ का। बैंक्स हैव डिसबर्स फ्रेश लोन्स अप टू सितंबर एंड अचीव 58.44% ऑफ द एनुअल कमिटमेंट, राइट। तो देखेंगे ये एनुअल क्रेडिट प्लान क्या होता है, देखेंगे। अब एनुअल क्रेडिट प्लान स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है। स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो बजट के थ्रू इंडिकेट करती है कि हम इस साल या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, राइट, कितने एडवांसेस दे पाएंगे, कितने डिपॉजिट्स ले पाएंगे। तो इस बार जो हम देख रहे हैं वो कितना है आउटले जो फिक्स किया गया है, जो क्रिएट कर पाएगी, जो टारगेट्स है वो पिछली बार यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो रहेंगे उसका जो नंबर था वो था 37,713 करोड़, ठीक है जी। तो इस बार जो कमिटमेंट की गई थी उसमें से 58.4% अचीव कर चुकी थी आपकी सितंबर तक, राइट। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू शेयर, राइट। तो ये हमारी पहली वीडियो थी बैंकिंग की। जो बैंकिंग चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा ये रहता है, राइट, थोड़ा सा इलाबोरेटेड अप्रोच इसके लिए आवश्यक होती है। तो पहली वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें देखी है। अब ये जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो या इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वीडियो नंबर 2, उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आई होप ये जो हमारी कोशिश है आपको इकोनॉमिक सर्वे का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव जिस्ट देने की, समरी देने की, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो रही होगी। तो आपके कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। सो टिल देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल ऑफ जोगटा अकेडमी एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।